आप सभी के सामने। कहता है मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद का नाम क्या है। कल भी हमने ऐसा ही एक प्रश्न लिया था, लेकिन उसमें ऑप्शन अलग अलग थे, यानी साथियों क्वेश्चन का प्रारूप हमारा बदला हुआ था। आज क्या पूछ रहा है कि मात्रा की दृष्टि से, क्या पूछ रहा है, मात्रा की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से, या साथियों पूछ सकता है रचना की दृष्टि से। तो अगर पूछा जाए कि रचना की दृष्टि से किसका उल्टा, दोहा का उल्टा, किसका उल्टा, दोहा का उल्टा। कई बार प्रश्न पूछा गया है शिल्पगत दृष्टि से, तो शिल्पगत जो कहते हैं ना, शिल्पगत किसे कहते हैं, तो साथियों वो रचना को ही कहा जाता है। तो सिर्फ मात्रा की दृष्टि से रचना की दृष्टि से दोहा का उल्टा क्या होता है, याद रखिए साथियों, सोरठा होता है। क्या होता है, सोरठा होता है। क्यों, क्योंकि दोहा में मात्राओं का क्रम होता है 13 और 11, जबकि सोरठा में होता है 11 और 13। कितना होता है, 11 और 13 होता है। विकल्प साथियों चला जाएगा सी। ठीक है, याद रखिएगा चौपाई साथियों सममात्रिक छंद है, रोला सममात्रिक छंद है, हरिगीतिका सममात्रिक छंद है। हरिगीतिका में 28 मात्रा, चौपाई में 16 मात्रा, रोला में कितना होता है, 24 मात्रा होता है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा। और याद रखिएगा एक पॉइंट और आता है गीतिका। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 26 मात्राएं होती हैं। कितनी, 26 मात्राएं होती हैं। अगला कहता है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर साथियों कह रहा है ए और ऐ। क्या कह रहा है, ए और ऐ। तो देखिएगा चाहे साथियों ए का उच्चारण स्थान पूछा जाए या साथियों ऐ का उच्चारण स्थान पूछा जाए, ए किससे मिलकर बनता है, आ प्लस ई से मिलकर। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, आप सभी को पता होगा, कंठ होता है। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तो जब ये दोनों कंठ और तालु मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको साथियों कंठ तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ तालव्य कहते हैं। राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, डी चला जाएगा। क्या जाएगा, डी चला जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नाक से बोला जाता है, इसीलिए इनको नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका डी जाना है। अगला कहता है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, फटाफट बताइए। क्या कह रहा है, कह रहा है अयोगवाह। अयोगवाह में साथियों दो वर्ण आते हैं, एक तो आता है आपका अंग और दूसरा आता है आहा। अंग को क्या कहते हैं, अंग को कहा जाता है अनुस्वार और आहा को कहा जाता है विसर्ग। राइट विकल्प आपका डी जाएगा। क्या जाएगा, डी जाएगा। आ कंठ से बोला जाता है, ई तालु से बोला जाता है, उ ओष्ठ से बोला जाता है। विकल्प आपका क्या जाएगा, विकल्प साथियों याद रखिएगा ये दोनों ही आपके अयोगवाह होते हैं। ठीक है, दोनों ही आपके अयोगवाह होते हैं। अगला प्रश्न कहता है अलिजीभी व्यंजन। क्या कहता है, अलिजीभी। तो देखिएगा यहाँ पर आप याद रखिएगा अलिजीहवी, ऐसा लिखते हैं अलिजीभी। अलिजीभी का मतलब होता है साथियों जिन वर्णों को बोलने में जीभ हमारी लगभग गोल हो जाए, अलिजीभी, राउंड शेप में आ जाए जीभ, उनको हम अलिजीभी कहते हैं। तो अलिजीभी क्या होती है, का होती है। क्या होता है, का होता है। अगर आपसे पूछा जाए काकल्य वर्ण, तो काकल्य वर्ण कौन सा होता है, हा होता है। अगर पूछा जाए आपसे पार्श्विक, क्या पूछा जाए, पार्श्विक कौन सा वर्ण होता है, ला होता है। आपसे साथियों पूछा जाए प्रकंपित, क्या पूछा जाए, प्रकंपित पूछा जाए तो प्रकंपित क्या होता है, रा होता है। क्या होता है, रा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा पड़ा है ना, धा, का, श्रा, सी विकल्प हो जाएगा। याद रखिए ये वाला श्रा दो वर्णों से मिलकर बना होता है, सा प्लस रा। किससे मिलकर बना होता है, सा प्लस रा, श्रा होता है। तो विकल्प आपका क्या जाएगा, इसको साथियों
संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। क्या कहता है? शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। अब देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, पहला लिखा है अभिष्ट। क्या लिखा है? अभिष्ट लिखा है। ठीक है, दूसरा लिखा है अभिष्ट, अभिष्ट। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है? अभिष्ट लिखा है। तीसरा अभीष्ट और ये अभीष्ट। तो यहाँ पर ये दोनों तो हमें सेम सेम लग रहे हैं, ये दोनों एक ही जैसे लिखे हैं। यहाँ पर अभीष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभीष्ट होना चाहिए। तो देखिएगा, चाहे आप ये वाला अभीष्ट करिए, चाहे साथियों आप ये वाला अभीष्ट करिए, है ना। तो राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? देखिएगा हम कैसे लिखेंगे, अभीष्ट। क्या लिखेंगे साथियों? अभीष्ट, अभीष्ट। ये वाला अभीष्ट सही होगा। तो ये वाला भी ऑप्शन सही था और वो वाला भी सही था। इसमें ये मात्रा गलत है, ये मात्रा गलत है। तो राइट विकल्प हम किसको लगाएंगे? ए को लगाएंगे। ऑप्शन साथियों क्या सही होगा? ए और डी दोनों सही होंगे। डी को हमने सही कर दिया, डी का ऑप्शन हमने कुछ चेंज कर दिया। अगर पहले वाला देखा जाए तो पहले वाला ए और डी दोनों राइट थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न कहता है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कहता है? असमर्थ। क्या कहता है? असमर्थ। यानी अगर इसको लिखा जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। लेकिन साथियों ये कैसा हो जाएगा? ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आधा है तो कहाँ चला जाएगा? वर्ण के ऊपर चला जाएगा। राइट विकल्प आपका ये वाला असमर्थ रहेगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। क्या होगा? बी विकल्प हो जाएगा, असमर्थ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? असमर्थ लिखा जाएगा। ठीक है, असमर्थ इज द राइट विकल्प। आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला कहता है व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा है व्याकरणी, यहाँ पर लिखा है व्याकर्ता, यहाँ पर लिखा है व्याकरण और यहाँ पर लिखा है व्याकरणज्ञ। अब देखिएगा, अगर साथियों ये कहा जाता है व्याकरण का ज्ञान या व्याकरण को जानने वाला, क्या व्याकरण को जानने वाला, तो हम यहाँ पर इसको क्या कह सकते हैं? व्याकरणज्ञ कह सकते हैं। लेकिन पूछा क्या है? पूछा गया व्याकरण का ज्ञाता। क्या पूछा गया? व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाएगा? व्याकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्याकरण कहलाएगा। विकल्प साथियों आपका क्या चला जाएगा? सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्याकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्याकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द बताइए। अब ये तो सभी को पता होगा, जब जो लोग बहुत बढ़ा चढ़ाकर है ना बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं? बहुत हाइपर बोला है, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर जो कहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सबसे पहला लिखा है अतिवादी, दूसरा अतिशय, तीसरा अत्यंत, चौथा है अतिशयोक्ति। तो देखिएगा अत्यंत, अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर कहना या बोलना। ठीक है, तो कहना के लिए क्या होगा? उक्ति होगी यानी कथन होगा। ये क्या हो गया? एक कथन है जो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतिशय उक्ति। जब इसको जोड़ेंगे तो साथियों हो जाएगा अतिशयोक्ति। क्या होगा? अतिशयोक्ति हो जाएगा। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कथन अतिशयोक्ति हो जाता है। क्या होता है? अतिशयोक्ति हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है गरिमा का विलोम शब्द बताइए। सबसे पहला है अंधकार, साथियों लघिमा, घृणा और नीचता। तो अगर यहाँ पर होता ऊंचता, क्या होता? ऊंचता होता तो नीचता हो जाता। अगर प्रेम होता, प्यार होता तो घृणा हो जाता। ठीक है, अगर साथियों क्या लिखा है? गरिमा, अगर हम बात करें गरिमा, गरिमा मतलब गौरव, गौरव से बना है गरिमा, तो गरिमा का क्या हो जाएगा? गरिमा का साथियों हो जाएगा लघिमा। या हम कह सकते हैं गुरु से क्या बना? गरिमा बना। तो लघु से क्या बन जाएगा? लघु से साथियों लघिमा बन जाएगा। वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? वी विकल्प राइट हो जाएगा। गरिमा का राइट विकल्प क्या हो जाएगा? लघिमा हो जाएगा। विकल्प भी आपका राइट होगा।
अगला जल्दी से बताइए, आपके लिए घनघोर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में जितने भी पेपर हुए हैं मोस्टली, जैसे अभी जो इससे पहले हुआ था, है ना, एडेड वाला हुआ था, और भी कई एनटीपीसी के भी पेपर हुए थे, है ना, या सॉरी एनटीपीसी के इससे पहले लोअर पीसीएस का हुआ था, उसमें भी साथियों बहुत प्रश्न पूछा गया था। और जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था आग का पर्यायवाची, आग का पर्यायवाची, ठीक है। तो आग का पर्यायवाची की बात करें तो आग के पर्यायवाची के रूप में क्या पढ़े हुए थे? हुतासन और कृशाणु, हुतासन और कृशाणु, दो विकल्प पढ़े हुए थे, ठीक है। तो देखिएगा पावक को क्या कहते हैं? पावक को साथियों आग कहते हैं, उसी को हम अग्नि कहते हैं, उसी को हम अनल कहते हैं, उसी को हम वैश्वानर कहते हैं, वैश्वानर कहते हैं, उसी को हम दहक कहते हैं। क्या कहते हैं? दहक कहते हैं, ठीक है। कई नामों से इसको जाना जाता है, वैश्वानर, कृशाणु, आग, अग्नि, हुतासन, है ना। तो साथियों किसको जाना जाता है? पहला है अंगारा। अंगारा क्या होता है? जो आग की लपटें होती है ना, उनसे छोटी छोटी चिंगारियां जो निकलती हैं उनको अंगारा कहा जाता है ना। अगला है हुताशन, लपट, और जो जब आग लगती है ना तो जो उनसे ज्वालाएं निकलती हैं उसको कहा जाता है लपट। तीती है ज्वाला, तो ज्वाला का ही लपट हो जाएगा। तो साथियों जो आग है, आग का क्या हो जाएगा? कृशाणु हो जाए, सॉरी क्या हो जाएगा? हुतासन हो जाएगा। राइट विकल्प आपका क्या रहेगा? बी चला जाएगा। क्या जाएगा? बी चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाई क्षण में, गर्व करे क्यों इतना। यहाँ पर कहता है कि मन रे तन, ये मन है और ये तन जो शरीर है ना वो क्या है? कुछ नहीं है, कागज का एक पुतला है। लागे बूंद, जिस पर अगर बूंद लग जाए ना तो क्या हो जाए? विनस ही जाए क्षण में, तो एक पल में ही उसका क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है, वह साथियों नष्ट हो जाता है। गर्व करे क्यों इतना, तो तुम्हें इस शरीर पर इतना घमंड क्यों है? इस शरीर पर इतना घमंड क्यों है? कहता है इन पंक्तियों में कौन सा रस है? पहला है भक्ति रस, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है करुण रस और चौथा है शांत रस। तो हमने जब आपसे पूछा तो आपने क्या कहा? आपने कहा मैम इसमें तो उपदेश दिया जा रहा है, और अगर कहीं पर उपदेश देने की बात कही गई हो तो वहां पर शांत रस हो जाता है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो इसका मतलब क्या है साथियों? यहाँ पर विकल्प हमारा क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। क्या जाएगा? डी चला जाएगा। ऑप्शन साथियों डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न कहता है जिन शब्दों पर लिंग, वचन व कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कहता है? कि जिन शब्दों पर ना तो लिंग का प्रभाव पड़ रहा हो, ना वचन का प्रभाव पड़ रहा हो, ना कारक का कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो उनको क्या कहते हैं? तो साथियों याद रखिएगा, अगर कोई भी शब्द है जिस पर लिंग का कोई असर नहीं पड़ता है, जिस पर कोई वचन का फर्क नहीं पड़ता है, जिस पर कोई कारक का फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्यों? तो इनमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। क्या कहेंगे? इनमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाता है, इसीलिए इनको अव्यय या विकारी कहा जाता है। आपका बी विकल्प राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी विकल्प राइट हो जाएगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून भाई प्रजापति जी। अगला कहता है निम्न में से तत्सम शब्द छांट कर बताइए। ये प्रश्न हमने पहले भी आपको करवाया है। आपने कहा अच्छा करवाया है तो इसका मतलब यजमान, ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है यजमान। क्या होता है? यजमान होता है। अब रक्षा आपने कहा ये इसका अगर तत्सम पूछा जाए, इसका अगर साथियों तत्सम पूछा जाए तो इसका तत्सम नहीं होता है, क्योंकि ये स्वयं तत्सम है। इसका साथियों तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव होता है राखी। क्या होता है? राखी होता है। वेदना, इसका साथियों तत्सम क्या होता है?
इसका तत्सम होता है ये वाला वेदना, ये वाला वेदना। ठीक है, आगे आ जाइए। जमुना साथियों गलत है, इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है यमुना। क्या होता है? यमुना होता है। तो इसका मतलब ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है। ठीक है, और साथियों ये भी तद्भव है। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? रक्षा हो जाएगा। विकल्प सी आपका राइट होगा। क्या होगा? विकल्प सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? रक्षा इज द राइट विकल्प। अगला प्रश्न कहता है कॉलेज किस भाषा का शब्द है? क्या पूछ रहा है? कॉलेज किस भाषा का शब्द है? तो आपने हमसे क्या कहा? आपने कहा मैम कॉलेज हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर साथियों आप कॉलेज को इस तरह से लिख सकते हो, आप टॉफी को इस तरह से लिख सकते हो, आप साथियों केक को इस तरह से लिख सकते हो, तो साथियों याद रखिए ये जो शब्द है ना, ये किस भाषा के हो जाएंगे? आपके अंग्रेजी भाषा के हो जाएंगे, आंग्ल भाषा के हो जाएंगे। तो देखिएगा पहला है अंग्रेजी, फारसी, अरबी और पुर्तगाली। तो राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? ए चला जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। क्या होगा? अंग्रेजी हो जाएगा। जिन अंग्रेजी शब्दों को हम हिंदी में वैसे ही लिखते हैं तो वह साथियों हमारी आंग्ल भाषा के शब्द होते हैं, अंग्रेजी भाषा से आए होते हैं। अंग्रेजी भाषा के कितने शब्द हमारी भाषा में पढ़े जाते हैं? तो याद रखिएगा साथियों 3000 शब्द हैं जिनको हम पढ़ते हैं। फारसी की बात करें तो इसके 3500 शब्द हम पढ़ते हैं। अरबी के साथियों 2500 शब्द हम अपनी भाषा में पढ़ते हैं। तो राइट विकल्प इसका ए जाएगा। अगला कहता है संदेह में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है कि संदेह में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया? तो देखिएगा जैसे ही आपको देखने को मिला संदेह, आपको तुरंत हमारी क्या बात याद आई कि अगर सा में अनुस्वार लगा है तो इसका मतलब ये अनुस्वार नहीं है, क्या है? मां है। तुरंत ही आपने क्या कर दिया? आपने पहला सम निकाल लिया और दूसरा देह हो गया। देह का अर्थ क्या होता है? शरीर होता है। ठीक है, सम के दो अर्थ होते हैं। एक साथियों सम मतलब होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त होता है। और दूसरा सम मतलब क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ पर विकल्प क्या रहेगा? ये वाला नहीं होगा, ये वाला विकल्प साथियों राइट होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो बी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। अगला कहता है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? जैसे ही पूछा जाए प्रत्यय, क्या पूछा गया? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो आपने कह दिया कि प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। होते क्या है? शब्दांश होते हैं। याद रखिएगा प्रत्यय शब्द नहीं होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय साथियों शब्दांश होते हैं। तो पहली बात क्या है? पहली बात आपने ये सीख ली कि प्रत्यय क्या होते हैं? पीछे जुड़ते हैं और ये शब्दांश होते हैं। दूसरी बात है आपने ये याद रखी कि अगर पूछा जाए प्रकार कितने होते हैं तो आप कहिएगा 2 होते हैं। अगर साथियों क्रिया में लगे हों तो सिर्फ और सिर्फ कृत प्रत्यय होंगे और क्रिया को छोड़कर शेष सभी शब्द, शेष सभी शब्दों में और कोई शब्द आया हो तो शेष सभी शब्दों में जो लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको साथियों तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे? यहाँ पर आपने देखा क्रिया को हम छोड़ दें तो तद्धित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अभियोग यानी इसमें आगे जुड़ा है, कौन सा? अभी जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा व्यायाम है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा, बीधन आयाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बा के बाद ये आया है तो यह ई में बदल जाएगा, बीधन आयाम हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? अपमान हो जाएगा। क्या होगा? अपमान हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे? डी, इनमें से कोई नहीं। क्या कहोगे? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा अभी से आप यहाँ पर अभियोग लिखा है, अभिमान है ना, अभिराम, अभिसरण, अभिगमन है ना, तो अभी है। यहाँ पर देखिए बी व्यायाम, बी आयाम, वियोग, विराट, विदेश है ना, तो बी हो गया। अप से देख लिए अपमान है ना, अपसरण, अपघट, तो अप भी है तो इनमें से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न कहता है
किस वाक्य में अपादान कारक है? जैसे ही आपसे कहा गया अपादान कारक, क्या कहा गया? अपादान कारक। अपादान में क्या होता है? जब साथियों कोई एक से दूसरे से अलग होती है, यानी जब कोई चीज अपने 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 बिंदु से, या हम कह सकते हैं अपने ध्रुव से अलग होती है, तो उसमें क्या होता है? अपादान होता है। अब देखिएगा, पहला क्या है? राम ने रावण को तीर से मारा। क्या कह रहा है? राम ने रावण को तीर से मारा। तो साथियों जो तीर था उसने किसका कार्य करा? तो साथियों उसने साधन का कार्य करा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? तृतीया हो जाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी देखिएगा, मोहन से अब सहा नहीं जाता। तो साथियों ये जो से है ना, ये साथियों आपका भाववाच्य का हुआ है, इस वजह से साथियों से आया है। हिमालय से गंगा निकलती हैं, यानी हिमालय से निकली और निकलने के बाद साथियों कहाँ आती हैं? मैदानी भाग में आ जाती हैं। अर्थात साथियों ये जो से है ना, ये किस में आया है? अपादान में आया है। क्या आया है? अपादान में आया है। चाकू से फल काटो, यानी साथियों जो से है चाकू से, तो यहाँ पर चाकू किसका कार्य कर रहा है? साधन का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर साथियों क्या जाएगा? तृतीया चला जाएगा। तो पूछा गया अपादान पूछा गया है, विकल्प सी इज द राइट। क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्या कह रहा है? कह रहा है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो साथियों दो होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं, अब किसके पूछ रहे? रचना की दृष्टि से क्रिया का भेद पूछ रहा है। तो एक तो ऐसी क्रिया होती है, वे क्रियाएं जिनमें कर्म होता है, क्रिया कर्म सहित। दूसरी कैसी होंगी? क्रिया कर्म रहित। क्रिया कर्म रहित। तो साथियों जिन क्रियाओं में कर्म होगा वह क्या कही जाएंगी? सकर्मक क्रिया कही जाएंगी। सा मतलब सहित, कर्म मतलब कर्म, कर्म सहित क्रिया सकर्मक क्रिया। ठीक है, दूसरी साथियों क्या होंगी? अकर्मक हो जाएंगी। अकर्मक का मतलब कर्म नहीं, आ मतलब होता है नहीं, कर्म मतलब कर्म, बिना कर्म के क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। विकल्प साथियों क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा, दो हो जाना है। अगला कहता है क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्या कह रहा है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? साथियों याद रखिए, अगर हम बात कहें कि जो क्रिया यहाँ पर पूछ रहा है क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप, यानी क्रिया का जो मूल रूप है वह क्या है? तो क्रिया का मूल रूप साथियों धातु होता है। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। धातु में ना लगाने से हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं मोस्टली धातु में जब हम ना लगा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? क्रिया प्राप्त होती है। तो यहाँ पर राइट विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाएगा। क्या जाएगा? ए चला जाएगा। जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कारक, कारक क्या होता है? क्रिया का जो संबंध होता है, क्रिया का अन्य पदों से संबंध बताने वाले क्या होते हैं? आपके कारक होते हैं। क्या होते हैं? कारक होते हैं। तो यहाँ पर राइट विकल्प क्या जाएगा? ए जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? जैसे ही बात कही निश्चयवाचक की, तो आपने क्या कहा? आपने ये कहा सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से साथियों? सबसे पहला होता है आपका पुरुषवाचक, दूसरा होता है निजवाचक, तीसरा होता है निश्चयवाचक, है ना, चौथा होता है अनिश्चयवाचक। क्या होता है? अनिश्चयवाचक होता है। फिर आपका संबंधवाचक होता है, और साथियों फिर होता है आपका प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। तो देखिएगा यहाँ पर पूछा गया निश्चयवाचक में, हमने कल ही आपको ये प्रश्न कराया था,
इसमें साथियों 4 शब्द आते हैं। कितने आते हैं? 4 शब्द आते हैं। कौन कौन से? यह, वह, ये और वे। ठीक है। निश्चयवाचक में कौन सा आता है? कोई या कुछ। ठीक है। प्रश्नवाचक में आता है कौन या क्या। याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या आएगा? नहीं, प्रश्नवाचक में आएगा। कुछ साथियों अनिश्चयवाचक में आएगा। कौन प्रश्नवाचक में आएगा। राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? डी चला जाएगा। यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। विकल्प साथियों आपका डी सही होगा। अगला कहता है किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो देखिएगा, कल साथियों हमने यहाँ पर बताई थी, लेकिन हमें तो यहाँ पर सभी गलत लग रहे हैं। चलिए फिर भी देखिएगा, क्या हमने आपको बताया था। हमने कहा अगर वर्तमान में आया है, वर्तमान में आया है तो साथियों क्या होगा? तो आपका ता है, टी है, ते है, हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला लिखा है उसने फल खा लिए थे, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर लिखा है, देखिएगा यहाँ पर वर्तमान पूछा गया है, यहाँ सामान्य वर्तमान नहीं पूछा गया। तो उसने फल खा लिए थे, साथियों ये आपका हो जाएगा पूर्ण भूत, यानी भूतकाल में होगा। और कैसा? पूर्ण भूत हो जाएगा। क्या होगा? पूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? अचानक बिजली कौंद उठी, ये आया है ना, ये साथियों क्या हो जाएगा? ये आपका सामान्य भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य भूत हो जाएगा। अगला कहता है मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। क्या कहता है? मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। तो साथियों ये क्या हो जाएगा? ये आपका तात्कालिक, क्या होगा? तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा। कल वे आने वाले थे, यानी क्रिया होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। क्रिया होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। तो जब क्रिया होने वाली होती है, होती नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है? हेतु हेतुमद, हेतु हेतुमद भूत हो जाता है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाना है? डी चला जाएगा। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा था। क्या हो जाएगा? मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा था। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो अगर साथियों आपको विशेषण शब्द छांटना है तो याद रखिएगा जिसके पीछे संज्ञा लग जाए, जिसके पीछे संज्ञा लग जाए और सार्थक वाक्य समूह बने, सार्थक वाक्य समूह बने, समझ लीजिएगा वही साथियों विशेषण है, वही विशेषण है। कहने का मतलब यह है जिस शब्द के पीछे संज्ञा लग जाए और सार्थक वाक्य समूह बने वही आपका विशेषण हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले सौंदर्य, सौंदर्य होता ना, तो जो सौंदर्य की सामान होती है ना उनको क्या कहते हैं? सौंदर्य प्रसाधन कहा जाता है। सुंदरता की जो सामान खरीदी जाती है ना, जैसे जो दुकानें होती हैं या आपने देखा होगा जो पार्लर होते हैं ना, उसमें लिखा होता है सौंदर्य प्रसाधन की सारी सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है। तो साथियों सौंदर्य प्रसाधन या सौंदर्य सामग्री, तो यहाँ पर तो बैठ रहा है, लेकिन आगे भी देख ले। बेकारी एक समस्या है, तो ये तो संज्ञा, ये क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। वृक्ष तो संज्ञा है ही। फुफेरा साथियों क्या है? रिश्तेदारी वाले जितने भी शब्द होते हैं वो आपके क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। तो यहाँ पर विकल्प क्या जाएगा? पहला विकल्प चला जाएगा, ए हो जाएगा, सौंदर्य इज द राइट विकल्प। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, वही पार्लर अपना। आगे देखिएगा, घनघोर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था आपको बतानी है। क्या बतानी है? घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या होगी? अब देखिए यहाँ पर तो पूछा है घनिष्ठ। अब जब हम उत्तरावस्था बनाएंगे, क्या बनाएंगे? उत्तरावस्था बनाएंगे, तो याद रखना है क्या जोड़ना है? या तो तर जोड़ेंगे या अत्तर जोड़ेंगे। ठीक है,
जब साथियों उत्तमावस्था बनानी होगी, उत्तमावस्था बनाएंगे तो हम क्या जोड़ेंगे, तम जोड़ेंगे या अतम जोड़ेंगे। तो लिखा क्या है, शब्द है आपका घनिष्ठ। शब्द क्या है, घनिष्ठ है। शब्द क्या है, देखिएगा शब्द क्या लिखा है, घनिष्ठ लिखा है। अब हमें उसको क्या बनाना है, उत्तरावस्था बनानी है। क्या बनानी है, उत्तरावस्था बनानी है। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, तर जोड़ देंगे। तो घनिष्ठ तर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घा कर लीजिएगा, घनिष्ठ तर हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट रहेगा। ये प्रश्न एक बार और लिया था टेस्ट सीरीज में, तो साथियों क्या हो जाएगा, घनिष्ठ तर हो जाएगा। ठीक है, घनिष्ठ तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है संबंध कारक का चिन्ह बताइए। तो देखिएगा में या पर, ये साथियों किसका चिन्ह है, ये आपके अधिकरण का चिन्ह है। ठीक है, के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी ये क्या है, ये आपका संप्रदान का चिन्ह है। रा री रे संबंध का चिन्ह है, किसका, संबंध का चिन्ह है। से जो है वह आपका करण का भी है साथियों, और किसका है, अपादान का भी है। तो विकल्प आपका क्या जाना है, विकल्प साथियों चला जाएगा रा री रे ना नी ने का की के। तो विकल्प आपका क्या रहेगा, सी विकल्प इज द राइट विकल्प। सी विकल्प इज द राइट विकल्प। अगला प्रश्न कहता है रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित करिए। रेखांकित सर्वनाम का, जल्दी से बताओ। कोई तो होगा, क्या कह रहे हैं, कोई तो होगा जो हमारे लिए जी रहा होगा। कोई तो होगा जो हमारे लिए जी रहा होगा। तो साथियों यहाँ पर क्या आया है, कोई आया है। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम होता, मैं तुम हम वह बे आ रहा होता। अगर साथियों प्रश्नवाचक होता तो क्या और कौन आया होता, क्या आया होता, क्या और कौन आया होता। अगर अनिश्चयवाचक की बात करें, किसकी, अनिश्चयवाचक की बात करें साथियों, तो क्या आएगा, तो आपका आएगा कोई या कुछ आएगा। और साथियों अगर निश्चयवाचक की बात करें तो चार शब्द हैं, यह, वह, ये और वे। तो यहाँ पर कह रहा है कोई, क्या कह रहा है, कोई कह रहा है। सी विकल्प साथियों राइट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कहता है जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो। क्या कहता है, समास में साथियों दो पद होते हैं, और ये पद भी प्रधान है और ये पद भी प्रधान है, यानी हम कह सकते हैं इसमें उभय पद प्रधान है। क्या है, उभय पद प्रधान है। और जिसमें उभय पद प्रधान हो या दोनों पद प्रधान हो साथियों, वह आपका कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। वी विकल्प आपका राइट रहेगा। तो हमने क्या कहा, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो साथियों आपका द्वंद्व समास होता है और कहा जाता है उभय पद प्रधाने। क्या कहा जाता है, उभय पद प्रधाने। ठीक है, चलिए आगे कहता है जिस समास में पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है एक समास है, इसमें ना तो ये वाला पद प्रधान है ना साथियों ये वाला पद प्रधान है, यानी इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी साथियों तीसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, या हम कह सकते हैं अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा हमारा समास हो जाएगा साथियों, बहुब्रीही समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुब्रीही समास हो जाएगा। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान। कर्मधारय में कभी पूर्व पद प्रधान कभी उत्तर पद प्रधान। ठीक है,
बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान, तो विकल्प क्या जाएगा, बी चला जाएगा साथियों, अन्य पद प्रधान हो जाएगा। क्या होगा, अन्य पद प्रधान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न का आंसर फटाफट करिएगा, इसको हम नहीं करेंगे, आप ही लोग करेंगे। जो हमने आपको ट्रिक बताई, हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे साथियों कहा सच्चरित्र। क्या कहा, सच्चरित्र। देखिएगा, अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, डबल चा है। क्या है, डबल चा है। इसका मतलब जो पहला चा है वो 100% क्या होगा, ता होगा, सत धन चरित्र हो जाएगा। ठीक है साथियों, कहीं पर लिखा है सज्जन, आपने क्या देखा, दो शब्द है, पहला वाला क्या है, ता है, तो क्या हो जाएगा, सत धन जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत धन जन हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन सा संधि है, तो आप कहिएगा व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। विकल्प आपका क्या रहेगा, बी रहेगा। क्या रहेगा, बी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है आधा धन गति। देखिएगा स्पष्ट रूप से लिखा है, स्पष्ट रूप से क्या लिखा है, स्पष्ट रूप से साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा आधा धन गति। ठीक है, पहला तो ये लिखा, और बाद में जब हमने इसको मिलाया तो क्या हो गया, अधोगति हो गया। यानी ये जो विसर्ग थी इसी का तो की मात्रा हो गई। तो साथियों अगर पूछा जाए कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। क्या है, विसर्ग संधि है। और साथियों याद रखिए, हमने इसका रूल नंबर 1 आपको यही लिखाया है। क्या लिखाया है, यही लिखाया है। उसमें क्या कहता है कि आ है, आ के बाद विसर्ग है, इसका मेल साथियों या तो आ से हो रहा हो, किसी आ से हो रहा है, या साथियों तीसरे चौथे पांचवें वर्ण से हो रहा है, या लावा से हो रहा है, आ से हो रहा है, तो साथियों विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, वही हुआ, विसर्ग से पहले आ, गा हमारा तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग ओ में बदल गया। राइट विकल्प आपका क्या जाना है, बी चला जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या होगी, विसर्ग संधि हो जानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, उत धन हार के योग से। क्या कहता है, उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिएगा साथियों, जब ता का मेल हा से हो, याद रखिएगा, यहाँ पर भी देखिएगा, अगर साथियों कभी भी ता का मेल हा से हो तो यहाँ पर ये वाला वर्ण बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, अद्धा कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्धा कहते हैं। तो यहाँ पर साथियों क्या होगा, ऊ हो जाएगा, ता और हा से आपका ये धा हो जाएगा, आके डंडा लग गया, ये आपका क्या बन गया, उद्धार बन गया। अब देखिए पहले क्या है, उतार नहीं होगा, आहार नहीं होगा, उदार भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। याद रखिए अगर ता का मेल हा से होगा तो साथियों दा में नीचे धा लग जाएगा, धा हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। राइट विकल्प क्या होगा, उद्धार हो जाएगा। जाना नहीं है अभी, आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है राम क्रिकेट खेलता है पर इच्छा नहीं खेलती। देखिएगा हम यहाँ पर कह सकते हैं राम क्रिकेट खेलता है। क्या कहता है, राम क्रिकेट खेलता है पर इच्छा नहीं खेलती है। हम कह सकते हैं राम क्रिकेट खेलता है पर इच्छा नहीं खेलती। तो हमने यहाँ पर क्या कह दिया, राम क्रिकेट खेलता है पर इच्छा नहीं। तो एक सेंटेंस क्या हो गया, राम क्रिकेट खेलता है, दूसरा क्या हो गया, इच्छा नहीं खेलती है। दोनों को किसने जोड़ा, पर ने जोड़ा, तो पर साथियों क्या हो जाएगा, संयोजक हो जाएगा, यानी साथियों समुच्चयवाचक हो जाएगा। जब किन्हीं दो शब्दों को, दो वाक्यों को, जब किन्हीं दो वाक्यों को कोई संयोजक जोड़ रहा है तो इनसे बनने वाला वाक्य आपका क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। विकल्प साथियों आपका क्या चला जाएगा,
बी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। याद रखिएगा, एक कर्ता एक क्रिया क्या कहलाता है? सरल वाक्य हो जाता है। ठीक है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं? हम यहाँ कह सकते हैं सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य आपका क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। दो सरल वाक्यों को जोड़ता कौन है? समुच्चयवाचक जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? समुच्चयवाचक जोड़ते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है? एक मुख्य उपवाक्य, एक मुख्य वाक्य साथियों, दूसरा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य क्या कहलाता है? तो यहाँ पर साथियों आपका मिश्र वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। कहता है रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। जैसे हमने आपसे कहा रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, तो आपने कहा तो क्या हुआ? मर गया, या तो टॉप कर गया, या और भी कुछ उसने कारनामा करा है। तो जैसे हमने कहा रामू जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, साथियों ऐसा लगा कि उसके पीछे कुछ बाकी है। क्या कह रहा है? कल उसकी टांग टूट गई। अगर पूछा जाता कि ये वाक्य कैसा है, तो साथियों ये मिश्र वाक्य हो जाता, क्योंकि एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर है। तो जब हमने ये सेंटेंस कह लिया रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, तो साथियों इसके बाद हम कुछ देर रुके, इसके बाद हम कुछ देर रुके, और हम अगर कुछ देर जिस स्थान पर रुकते हैं वह आपका क्या कहलाता है? बिल्कुल सही साथियों, अल्प विराम कहलाता है। पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गोदान किसकी कृति है? तो देखिएगा, अगर हम बात करें गवन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, रंगभूमि, ये साथियों किसकी है? तो ये साथियों प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास, अधूरा उपन्यास कल इस प्रश्न को कराया था, कौन सा था? मंगल सूत्र था। कौन था? मंगल सूत्र था। ठीक है साथियों, प्रेमचंद्र की जीवनी, प्रेमचंद्र की जीवनी का नाम क्या है? कलम का सिपाही। क्या है? कलम का सिपाही। ये किसने लिखी है? तो ये साथियों अमृत राय ने लिखी है। किसने लिखी है? अमृत राय ने लिखी है, जो प्रेमचंद्र का पुत्र था। तो विकल्प आपका क्या जाएगा? बी चला जाना है। क्या जाएगा? बी चला जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न लिखा है कस्तूरी कुंडली विषय आत्मकथा है। जल्दी से बताइए, कस्तूरी कुंडली विषय ये किसकी आत्मकथा है? ये किसकी आत्मकथा है? शीला झुनझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की, या गोपाल प्रसाद व्यास की? तो साथियों याद रखिए, कस्तूरी कुंडली विषय किसकी रचना है? तो वह साथियों मैत्रेयी पुष्पा की है। विकल्प आपका बी जाएगा। क्या जाएगा? बी जाएगा। अगला प्रश्न चरणदास चोर, जल्दी से बताओ। चरणदास चोर, चरणदास चोर किसकी रचना है? चरणदास चोर, बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों, जो चरणदास चोर है उसमें पात्र कौन कौन से हैं? तो साथियों उसका पात्र है मदन लाल। कौन है साथियों? उसका एक पात्र है मदन लाल। ठीक है। उसका साथियों पात्र है स्मिता पाटिल। कौन है? स्मिता पाटिल, स्त्री कलाकार है। स्मिता पाटिल जो है साथियों वह स्त्री कलाकार है। ठीक है। तीसरा इसका प्रमुख कलाकार है लाला राम। कौन है? लाला राम। ठीक है। तो याद रखिए, प्रमुख कलाकार हैं मदन लाल, स्मिता पाटिल, लाला राम। साथियों ये लिखी किसने है? हबीब तनवीर के द्वारा लिखी गई है। विकल्प आपका सी जाएगा। क्या जाएगा? विकल्प साथियों आपका सी चला जाएगा। अगला प्रश्न कहते हैं भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित, ये पंक्तियां किसकी हैं? जल्दी से बताइए। भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित, यानी भूषण, भूषण मतलब आभूषण कहते हैं।
भूषण बिनु न विराजे, कि बिना भूषण के, बिना आभूषण के, विराजे अच्छा नहीं लगता है। कविता वनिता मित, यानी बिना कविता, कविता बिना अलंकार के अच्छी नहीं लगती। वनिता स्त्री बिना आभूषण के अच्छी नहीं लगती। मित्र, मित्र बिना मित्र के अच्छा नहीं लगता। ये साथियों किसने कहा है? तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां केशवदास की हैं। भूषण बिनु न विराजे, कविता वनिता मित्र। ठीक है, तो ये पंक्तियां साथियों किसकी हैं? केशवदास की हैं। ठीक है, आपको बताना है, कुछ पंक्तियां हैं कि लोग तो लागी हैं, लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। आपको क्या याद रखना है? याद करके ये प्रश्न का आंसर देना है। लोग तो लागी है कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। ये आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए तो साथियों आज की क्लास में क्वेश्चंस की सीरीज की संख्या यहीं तक होगी। ठीक है, यहीं तक थी। लगभग हमने आपको 36 प्रश्नों की सीरीज कराई है। ठीक है, धीरे धीरे और भी बढ़ाते रहेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? और हाँ, जो हमारे साथी अभी लाइव हैं, देख रहे हैं वीडियोस को, कृपया वो ये बताएं, जो कल हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, वो पीडीएफ कैसी थी? थैंक्स बोलने से पहले आप सभी लोग ये बताएं, जो हमने कल आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, ब्रो वो प्रोवाइड कैसी है, वो कैसी है पीडीएफ?